80 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। में हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी की, उन आडवाणी जी की जिन्हें अयोध्या में बने भव्य श्री राम मंदिर का आर्किटेक्ट कहा जाता है। आज हम बात करेंगे उन आडवाणी जी की जिन्होंने भारतवर्ष की तथाकथित सेक्युलर राजनीति के बीच हिंदुत्व की राजनीति की हुकार भरी। आज उन्हीं आडवाणी जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है तो देश की सेक्युलर सियासत में हिंदुत्व की नींव रखने का श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है। राम मंदिर आंदोलन के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी और ये वो यात्रा थी जिसके बाद राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया। इस रथ यात्रा की कमान मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली थी और समय का चक्र देखिए कि जो नरेंद्र मोदी सियासत में आडवाणी जी के शिष्य रहे हैं, आज उन्हीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने आडवाणी जी को भारत रत्न दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी का किरदार संसदीय इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। वो देश के 7वें उप प्रधानमंत्री थे। 1980 और 1990 के दशक में जब कांग्रेस की तूती बोल रही थी, कांग्रेस के तूफान में सियासी दल हवा के तिनके की तरह उड़ रहे थे, तब अगर कांग्रेस के सामने चट्टान बनकर कोई खड़ा हुआ था तो वो आडवाणी जी ही थे। कांग्रेस के सामने बीजेपी को मजबूती के साथ जिसने खड़ा किया वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। और यही कारण है कि जिस बीजेपी का सबसे प्रमुख चेहरा अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसी बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का लौह पुरुष बना दिया और वो देखते ही देखते बीजेपी के लौह पुरुष बनते गए। वो संगठनात्मक तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा मजबूत थे, लेकिन अपना नेता वो वाजपेयी को मानते थे। विपक्ष आडवाणी जी को कट्टर हिंदू मानता था। वो गर्व से जय श्री राम का उद्घोष करते हुए विपक्ष को छदम सेकुलर कहते थे। लाल कृष्ण आडवाणी को हर बार नया तमगा मिला। आपने देखा होगा कि हर बार उनको नया तमगा मिलता चला गया। पीएम इन वेटिंग, कर्णधार, लौह पुरुष से लेकर कट्टर हिंदू तक का खिताब उनको मिल चुका है। हर कोई लाल कृष्ण आडवाणी को अलग अलग रूप में याद करता है, पर 90 के दशक में जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन के लिए जमीनी संघर्ष देखा, उनके लिए लाल कृष्ण आडवाणी से बड़ा और कोई हीरो नहीं है और वो उन्हें लौह पुरुष कहते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी जी के राजनीतिक शिष्य हैं। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर उनका आशीर्वाद लेने उनके आवास भी पहुंचते हैं। राम मंदिर आंदोलन के दिनों से ही नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी रहे हैं और भारत की राजनीति में अक्सर ऐसा कहा जाता है कि गुजरात दंगों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनसे नाराज थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए थे। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का जो सम्मान मिला है ना, तो आडवाणी जी को ये जो सम्मान है, ये सम्मान सिर्फ आडवाणी जी का सम्मान नहीं है, बल्कि उन तमाम जीवित और बलिदानी कार सेवकों का सम्मान है जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के लिए आडवाणी जी के साथ हुंकार भरी थी। श्री राम जन्मभूमि को समतल बनाया और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। आइए देखते हैं आडवाणी जी की जीवनी पर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। 80 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ। भाजपा के फायर ब्रांड नेता, भारत के पूर्व गृह मंत्री और राम जन्मभूमि कार सेवा के कर्ता धर्ता के साथ साथ अब लाल कृष्ण आडवाणी की ख्याति भारत रत्न के साथ भी अलंकृत हो जाएगी। एक ऐसे महापुरुष और राजनेता जिनके कार्यों के कसीदे विपक्षी नेता भी गढ़ते हैं। 8 नवंबर 1927 को वर्तमान पाकिस्तान के कराची में जन्मे लाल कृष्ण आडवाणी बचपन से ही दूरदर्शी थे। भारत के विभाजन के बाद आडवाणी जी का परिवार भारत आ गया।
आपको बता दें, आडवाणी जी ने 25 फरवरी 1965 को कमला आडवाणी के साथ विवाह किया। शुरुआती शिक्षा लाहौर में पूरी करने के बाद उन्होंने मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से लॉ में स्नातक की। वर्ष 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की। तब से लेकर सन 1957 तक आडवाणी जी पार्टी के सचिव रहे। वर्ष 1973 से 1977 तक आडवाणी जी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद 1986 तक लाल कृष्ण आडवाणी जी पार्टी के महासचिव रहे। 1980 से 1990 के बीच आडवाणी जी ने भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए अपना पूरा समय दिया और इसका परिणाम तब सामने आया जब 1984 में महज 2 सीटें हासिल करने वाली पार्टी को लोकसभा चुनावों में 86 सीटें मिलने लगी, जो उस समय के लिहाज से काफी बेहतर प्रदर्शन था। पार्टी की स्थिति 1992 में 121 सीटों और 1996 में 161 सीटों पर पहुंच गई। आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस सत्ता से बाहर थी और बीजेपी सबसे अधिक संख्या वाली पार्टी बनकर उभरी थी। इसके बाद 1986 से 1991 तक पार्टी के अध्यक्ष पद का उत्तरदायित्व भी उन्होंने संभाला। इसी दौरान वर्ष 1990 में राम मंदिर आंदोलन से कौन परिचित नहीं है। उन्होंने जो अभिनंदन किया है ये राम मंदिर निर्माण में काम आएगा। राम मंदिर आंदोलन के दौरान उन्होंने सोमनाथ से अयोध्या के लिए राम रथ यात्रा निकाली, एक ऐसी यात्रा जिसने सनातनियों को राम मंदिर निर्माण के लिए एकजुट किया। इस दौरान आडवाणी जी को कई राजनीतिक षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। आडवाणी जी को यात्रा के दौरान बीच में ही गिरफ्तार कर लिया गया। पर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने तो हिंदुओं को संगठित करने का काम कर दिया था। इस रथ यात्रा के बाद आडवाणी जी का राजनीतिक कद और बड़ा हो गया। रथ यात्रा ने लाल कृष्ण आडवाणी की लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया था। वर्ष 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है उनमें लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल है। अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, 4 बार राज्यसभा और 5 बार लोकसभा के सदस्य पद पर आसीन रहने का भी लाल कृष्ण आडवाणी जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वर्ष 1977 से वर्ष 1979 तक पहली बार केंद्रीय सरकार में कैबिनेट मंत्री की हैसियत से लाल कृष्ण आडवाणी ने दायित्व संभाला। इस दौरान उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्री का पदभार संभाला। अगर सत्ता के सर्वोच्च पद संभालने की बात की जाए तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर आसीन होते हुए देश को अपनी सेवाएं दी है। लाल कृष्ण आडवाणी वर्ष 1999 में एनडीए की सरकार बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री बने और फिर इसी सरकार में उन्हें 29 जून 2002 को उप प्रधानमंत्री पद का दायित्व भी सौंपा गया था। भारत के सियासी इतिहास में लाल कृष्ण आडवाणी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जुगलबंदी खूब देखने को मिली। दोनों ने एक साथ देश और भाजपा के लिए पारस्परिक समझ के साथ कई चुनौतीपूर्ण निर्णय लिए। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी को पहले ही भारत रत्न मिलना और अब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न जैसा सम्मान मिलना दर्शाता है कि भाजपा का अटल आडवाणी युग कितना स्वर्णिम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य नव्य और दिव्य मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है आडवाणी। आज उनको हम याद कर रहे हैं क्योंकि भारत रत्न से उनको नवाजा जाएगा।
इस बात की घोषणा केंद्र सरकार की ओर से की गई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया है। लेकिन इतना आसान उनका ये जो सफर रहा है, उनकी जो यात्रा है, इतना आसान नहीं रही है। बहुत चुनौतियों का सामना उन्होंने की। और इसके अलावा उन्होंने, आपको याद होगा कि सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक राम मंदिर के निर्माण के लिए एक यात्रा निकाली थी। और इस यात्रा में जिस तरीके के जन समर्थन उनको देखने को मिला, उसकी आज हर कोई तारीफ कर रहा है। और आज उन कार सेवकों को भी याद करने का दिन है जिन्होंने उस यात्रा में सहभागिता निभाई। और इसके अलावा जब वो अयोध्या में राम मंदिर के लिए कार सेवा करने पहुंचे तो अपने जान की परवाह किए बिना वो वहां पर पहुंच गए और उसके बाद बलिदानी भी हुए। तो एक रिपोर्ट और आपको हम दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि सोमनाथ से अयोध्या तक जो यात्रा निकाली गई और उसके बाद जो कार सेवक अयोध्या में पहुंचे, किस तरीके से वो वहां पर बलिदानी हो गए। और तब की जो सरकार थी, तत्कालीन जो सरकार थी, मुलायम सरकार, किस तरीके से इन कार सेवकों के ऊपर उसने अत्याचार ढाया, कहर ढाया। उन्नीस 1980 का दशक था। देश में कांग्रेस की तूती बोल रही थी। सेक्युलर सियासत का ऐसा प्रकोप था कि हिंदुत्व के जिक्र मात्र को कट्टर माना जाता था। जय श्री राम के उद्घोष को सांप्रदायिक माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी उस समय नई नवेली पार्टी थी। 1984 के पहले लोकसभा चुनाव में पार्टी महज 2 सीट जीतने में कामयाब हुई। इस समय तक राम मंदिर का मुद्दा जनता तक पहुंचा नहीं था। बीजेपी की तरफ से आडवाणी जी ने राम मंदिर के मुद्दे को उठाया। वर्ष 1989 में इसका असर दिखा। 1989 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 11.36% वोट शेयर हासिल करने में कामयाब रही। पार्टी ने 85 सीटों पर जीत दर्ज की। इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की थी तो लाल कृष्ण आडवाणी की थी। बीजेपी देश में कांग्रेस का सबसे मजबूत विकल्प बन चुकी थी। इसके बाद आडवाणी जी ने भगवान राम की जन्मभूमि को मुगलिया अतिक्रमण से मुक्त कराने का संकल्प लिया। आडवाणी जी ने हुंकार भरी, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्ष ने आडवाणी जी को सांप्रदायिक बताया था, लेकिन आडवाणी जी ने अपने आदर्श अटल जी की कविता दोहराई, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को उठा तो रही थी, लेकिन यह मुद्दा जन जन का मुद्दा नहीं बन पा रहा था। इसके बाद आडवाणी जी ने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक राम रथ यात्रा की घोषणा की। 25 सितंबर 1990 की सुबह आडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू हुई। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए निकल रही इस यात्रा में हिंदुओं का जनसागर उमड़ पड़ा। राम मंदिर का जो मुद्दा बीजेपी का मुद्दा कहा जा रहा था, आडवाणी जी की रथ यात्रा ने उसे जन जन का मुद्दा बना दिया था। हिंदुस्तान की अस्मिता का मुद्दा बना दिया, हिंदुओं के स्वाभिमान का मुद्दा बना दिया। देश भर के श्री राम भक्त कार सेवक बनकर अयोध्या पहुंच गए। यात्रा के दौरान आडवाणी जी को लालू यादव ने गिरफ्तार भी कराया, लेकिन इससे उनके हौसले पस्त नहीं हुए। जब अयोध्या नगरी में श्रीराम भक्तों की पदचाप गूंज रही थी, तभी मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चला दी। लाखों कार सेवकों को गोलियों से भुनवा दिया। अयोध्या जी जिन गलियों में कभी श्रीराम लला खेलते थे, उन गलियों की माटी राम भक्तों के लहू से रंग गई। जिस सरयू के पावन जल में श्रीराम लला डुबकी लगाते थे, उस सरयू का जल राम भक्तों के लहू से लाल कर दिया गया। इसके बाद भी न तो श्रीराम भक्त रुके और न लाल कृष्ण आडवाणी। 6 दिसंबर 1990 को बाबरी ढांचा मिट्टी में मिला दिया गया। इसके बाद एक तारीख आई 5 अगस्त 2020, जब पीएम मोदी ने श्री राम मंदिर का भूमि पूजन किया। इसके बाद एक और तारीख आई 22 जनवरी 2024, जब पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना। 21 मार्च 1528 को जब मुगल आक्रांता बाबर ने हिंदुओं के आराध्य श्री राम के मंदिर का विध्वंस किया था, तब उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 500 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद हिंदू समाज उठ खड़ा होगा और मंदिर वहीं बनाएगा जहां उसने बाबरी ढांचा बनवाया था। और इसके एक और ज्वलंत किरदार होंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी। महाभारत युद्ध 18 दिन में समाप्त हो गया था, लेकिन राम जन्मभूमि के धर्म युद्ध को 500 वर्ष के अरसे के बाद सफलता हासिल हुई। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। राम जन्मभूमि को स्वतंत्र कराने के 500 साल चले महाभारत के अंतिम कालखंड अर्थात अंतिम 30 वर्ष में लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी थे नरेंद्र मोदी। आडवाणी की रथ यात्रा 30 वर्ष पहले समाप्त हो गई थी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से रथ चलता रहा। सफर लंबा था। इस दौरान आडवाणी जी लंबे उम्र के पड़ाव में पहुंच गए और उनका जोश, जज्बा, ऊर्जा और पवित्र उद्देश्य सारथी नरेंद्र मोदी में समायोजित होता गया। रथ और समय का चक्र घूमता गया। नरेंद्र मोदी सोमनाथ की धरती गुजरात के कई बार मुख्यमंत्री बने, लगातार 2 बार प्रधानमंत्री भी बन गए और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी की।
राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में आडवाणी जी के योगदान को आज सम्मानित किया गया है। जब आडवाणी जी भारत रत्न होंगे, भारत माता के लाल आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो जब लालकृष्ण आडवाणी राम मंदिर बनवाने के लिए, राम मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या में जब वो यात्रा निकाल रहे थे सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक, तो उनके जो भाषण उस वक्त हुआ करते थे, वो भाषण जो हैं वो बहुत ज़्यादा, आज तो वायरल होती हैं चीज़ें, लेकिन उस वक्त वायरल तो नहीं होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय उनके भाषण जो है वो रहा करते थे। तो आज ये दिन जो है, इस शुभ अवसर पर उनका एक भाषण भी आपको सुनवाना ज़रूरी है। एक भाषण आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण के लिए भाषण दिया करते थे, और जो जनता है उनके एक एक भाषण को या एक एक शब्द को किस तरीके से लेती थी और किस तरीके से जनसागर वहां उमड़ पड़ता था। जरा सुनिए। करके आश्चर्य होगा कि भारत सरकार की ओर से दुनिया भर के दूतावासों को चिट्ठियां गई कि शास्त्रों में लिखा है कि जब ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो तो विश्व भर के देशों से थोड़ी सी भूमि आनी चाहिए, थोड़ा सा जल आना चाहिए, थोड़े से पत्ते आने चाहिए। तो आप कृपया अपने अपने स्थान से भेजिए, और भेजे गए और ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। पहला जो समारोह हुआ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के अवसर पर, उसके विशिष्ट अतिथि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के राष्ट्रपति। यह था 1947, 48, 49, 50 उस समय का वातावरण और उस समय के नेतृत्व का दृष्टिकोण। यह सही है कि उसमें प्रमुख योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। उनका दृष्टिकोण था प्रमुखतः, इसमें कोई शक नहीं। उसकी पुष्टि की सरकार ने, लेकिन प्रमुखतः उनका दृष्टिकोण था, क्योंकि वे इस मामले में संकोच नहीं करते थे। वे मानते थे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के सवाल पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई तो उन्होंने बड़े जोर से कहा कि मैं उस दिन को शीघ्र लाना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान में कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी के टर्म्स में न सोचे। मैं निवेदन करता हूं इस क्षेत्र के नौजवानों से, इसके आगे कोई आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं इस क्षेत्र के नौजवानों से, इसके आगे कोई आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। मैं निवेदन करता हूं इस क्षेत्र के नौजवानों से, इसके आगे कोई आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। मौजूदा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पक्के शिष्य हैं लालकृष्ण आडवाणी के। अब आप देखिए समय का चक्र, आप देखिए कि शिष्य जो हैं उन्हीं की सरकार में अपने गुरु को भारत रत्न दिया जा रहा है, उसकी घोषणा शिष्य की ओर से की जा रही है। लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने तारीफ की, उस वक्त के नरेंद्र मोदी जब थे उनकी तारीफ किस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी ने की थी, यह सुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जरा सुनिए। आप सभी के साथ मैं इस सद्भावना मिशन पर अपने बहुत पुराने साथी और आज गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते इस प्रदेश को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले नरेंद्र भाई को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने के लिए आया था। तनिक भर भी कल्पना नहीं थी कि इस अवसर पर नरेंद्र भाई के इस सारगर्भित भाषण के बाद मुझे कुछ कहना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने अभी अभी आपके सामने नरेंद्र भाई से कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं। मैं तो मानता हूं कि आज के अवसर पर आप ही का भाषण यह पर्याप्त था।
लेकिन उन्होंने कहा कि सब लोग देख रहे हैं, आपका नाम घोषित हो गया है, आप 2 शब्द बोलिए। इसी कारण मैं खड़ा हुआ हूं। जितनी बातें नरेंद्र भाई ने अभी कही, खास करके 6 करोड़ गुजराती जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं पिछले दिनों में, उसका जितना जिक्र किया वह सही है। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश दूसरा ऐसा नहीं कि जो गर्व कर सके कि 11% का ग्रोथ हुआ है। दूसरा कोई ऐसा प्रदेश नहीं है कि जो पिछले 8-10 महीनों में जिस राजनीतिक विषय की सबसे अधिक चर्चा हुई है, कि कौन सा प्रदेश है कि जिसने अपने प्रदेश के शासन को भ्रष्टाचार मुक्त किया है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वैसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते, जिस भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गठित करके 1998 में और कई दलों को साथ लेकर के 6 साल तक एक बढ़िया सरकार केंद्र में चलाई श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, और आज भी 9 प्रदेशों में, जिनमें से कुछ मुख्यमंत्री यहां पर भी उपस्थित हैं, विशेषकर पंजाब के सरदार प्रकाश सिंह जी बादल और हिमाचल के प्रेम कुमार जी धूमल, और दोनों संसद के सदनों में हम प्रमुख विरोधी दल के रूप में काम कर रहे हैं, और राज्यसभा के हमारे नेता अरुण जेटली भी यहां पर उपस्थित हैं। मैं कह सकता हूं कि आज भी एनडीए की सरकारें कुल मिलाकर के सारे देश में अच्छा शासन कैसा होना चाहिए, किस दिशा में बढ़ना चाहिए, जन कल्याणकारी स्कीम्स किस प्रकार से बननी चाहिए, इसके कई प्रकार के उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन इसमें तो कोई संदेह नहीं कि जब तक सबसे ऊंचा बैठा हुआ व्यक्ति स्वयं एक रोल मॉडल नहीं बनेगा, तब तक वहां का प्रशासन भ्रष्टाचार मुक्त सर्वथा नहीं हो सकता। तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके किस तरीके से तारीफ में कसीदे यहां पर पढ़ रहे थे लालकृष्ण आडवाणी, ये आपने सुना। अब क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया, रिपोर्ट आपने हमारी देखी, उस रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि लालकृष्ण आडवाणी जो हैं वो 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे और इसके साथ ही 5 बार वो लोकसभा के सांसद रहे। लेकिन सदन के अंदर किस तरीके से वो गूंजते थे, और जब भी कोई विपक्षी दल का नेता या कोई भी उनका विरोधी दल का नेता जब अपनी बात रखता था, उसके बाद किस तरीके से वो काउंटर करते थे, जरा सुनिए आप। मैं आभारी हूं आपका कि आपने संसद के 2 पूर्व संसदों के सदस्यों के संदर्भ में जो विषय मैं 11 बजे उठाना चाहता था, उसको आपने 12 बजे मुझे उठाने दिया है। अब इन 2 संसदों को Let him say. Nothing else will go on record. Please, let him speak. Let him speak. 2 सांसद, Yes. अगर यही होगा तो मैं छोड़ दूंगा। Please let him speak. बात बोलूंगा। Nothing else will go on record except what Advani will say. Please. मैं मानता हूं इन दोनों सदस्यों ने लोकतंत्र की महान सेवा की। इन दोनों सांसदों ने, पुलिस नेगी ने, Please. I've given him time to speak. Please, I've given him time to speak. उन्होंने 1 करोड़ रुपए Nothing else
will go on record, except what Advani ji said. तो देखिए सदन के अंदर जमकर हंगामा हो रहा है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं हालांकि नाराज होते दिखाई पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बात को वो कहते रहे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि भाई देखिए संसद में हंगामा हो रहा है, हंगामा कर रहे हैं ये लोग, तो थोड़ा सा पहले शांति हो जाए उसके बाद मैं अपनी बात रखूं। लेकिन वो वहां पर अडिग रहे और अपनी बात को कहते रहे। खैर, अब आपको हम सुनवाते हैं, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न देने का फैसला किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं वो भारत रत्न हो गए हैं, भारत रत्न वो कहलाएंगे। लेकिन किस तरीके से, चाहे वो विरोधी दल के नेता हों या सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी को वो अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, ये भी सुनना जरूरी है। सुनिए आप। आडवाणी जी ने देश के लिए अपने को लगाया है, हमेशा संघर्ष किया है। देश के अंदर अनेक चीजों को उन्होंने अपने समय में शुरू किया है, कुशल संगठन करता रहे हैं और भारत माँ के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। आज उनको भारत रत्न मिला है, हम सब उनको बधाई देते हैं। आडवाणी जी को जो दिए हैं ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। आडवाणी जी को जो दिए हैं ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन का बहुत विस्तार करने वाले और जिन्होंने राम मंदिर के लिए यात्रा भी की, संकल्प भी लिया, ऐसे हमारे प्रिय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का जो निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, वो करोड़ों हिंदुस्तानियों को बहुत प्रसन्नता उनके चेहरे पर लाई है। मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आडवाणी जी को बधाई देता हूं। हम जैसे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने सींचा है, बढ़ाया आगे है, उनके लिए तो बहुत महत्व का दिन है कि जो उनके सारथी उस समय भी थे, उनके रथ में भी थे नरेंद्र मोदी जी, वो आज देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भारत रत्न देने का जो निर्णय लिया है बहुत स्वागत योग्य है। करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पार्लियामेंट से लेकर गांव-गांव तक आम जनमानस में भी खुशी की लहर है। ये अच्छी बात है, मैं भारत रत्न किसी को भी देना एक गर्व की बात है और हम आडवाणी जी को मुबारकबाद खुद देंगे, इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। बहुत ही हमारे लिए एक गर्व का, बड़ी प्रसन्नता का ये विषय अभी समाचार मिला है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ट्वीट किया है कि हमारे नेता, देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को इस वर्ष भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न का पुरस्कार अपने आप में देश का ये सर्वोच्च पुरस्कार है और इससे पूर्व भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी ये पुरस्कार मिला था और भी बहुत सी विभूतियों को ये पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार मिलने से हमारे देश के बड़े नेता जहां पुरस्कृत हुए हैं, वहां मैं ये समझता हूं कि एक कार्यकर्ता से और एक नेता तक इतनी लंबी यात्रा करने वाले श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा है और उनके सारे कार्यकलापों को देख करके उनकी एक इस प्रकार की जो राजनीतिक और सामाजिक और हर प्रकार के संगठन के नाते जो भी सोच है, उस सोच को प्रणाम करते हुए, और मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इस बार ये निर्णय किया, भारत रत्न का जो पुरस्कार उनको दिया गया है, एक कार्यकर्ता का, एक नेता का, सबका सम्मान है। मैं इस अवसर पर आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना देता हूं और प्रभु से उनकी लंबी आयु की कामना भी करता हूं और इस प्रकार से वो प्रेरणा के स्रोत हमारे बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे सबके प्रिय माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का निर्णय लिया है, ये हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है, गर्व की बात है कि भारत का एक ऐसा सपूत जिसने पूरा जीवन देश सेवा में लगाया, पूरा जीवन राष्ट्र की जनता की सेवा में समर्पित किया और भारतीय जनता पार्टी को आज की ऊंचाई तक पहुंचाने में एक आधार स्तंभ की तरह जिन्होंने सेवाएं दी, ऐसे हम सबके प्रिय, हम सबके मार्गदर्शक माननीय श्रद्धेय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को सम्मानित किया जा रहा है। मैं दादा, लगभग हम सब उनको इज्जत से दादा ही बोलते हैं, मैं दादा को
बहुत बहुत बधाई देता हूं, नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं उनकी सेवाओं के लिए जो उन्होंने जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के काम में, उसके पहले भारतीय जनसंघ के काम में और देश की जनता की सेवा में पूरा जीवन खपाया। माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद आज के इस बहुत ही अच्छे फैसले के। आडवाणी जी को भारत रत्न मिला, इसके लिए तो सर्वप्रथम आडवाणी जी को बधाई, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। लेकिन आडवाणी जी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो दल हो या राष्ट्र हो, अनुशासन उनका सर्वोपरि था। आज उनकी धर्मपत्नी कमला जी नहीं है, लेकिन आडवाणी जी के यहाँ तक की यात्रा में जब तक कमला जी रही उनका साथ देते रही और आडवाणी जी दल के प्रति और राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति में से रहे, ये उसके लायक हैं। इसके लिए मैं कोटि से धन्यवाद देता, प्रधानमंत्री को बधाई देता, आडवाणी जी को। तो लालकृष्ण आडवाणी जी को सुदर्शन न्यूज और सुदर्शन परिवार भी उनको बधाई देता है, शुभकामनाएं देता है। वो भारत रत्न हैं, भारत रत्न थे, भारत रत्न ही रहेंगे। और इसके अलावा आडवाणी जी ने जो इस देश के लिए किया है, अपनी पार्टी के लिए किया है, उसको तो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि आज देश और दुनिया से उन्हें शुभकामनाएं और बधाई संदेश देने का जो तांता है वो लगा हुआ है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार। 80 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ।